तो अस्सलाम वालेकुम। हम आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, वो सभी ठीक होंगे। आपके दिन ठीक-ठाक चल रहे होंगे। क्या आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? तो प्लीज़ सबसे पहले ये स्पष्ट कर दीजिएगा, क्या आप तक हमारी आवाज़ जो है वो पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है? प्लीज़ आप हमें पहले बता दीजिएगा। आ रही है, आ रही है। यीशा तो लाइव करो। जी सर। जी सर। यीशा लाइव तो है। यस सर, यस सर, यस सर। कहाँ पे? तो फिलहाल के लिए द वॉइस किंग सर हमारा पेज है, तो आपको तो वो जानकारी है पहले से ही। तो हम जी सभी अपने फॉलोअर्स का फिर से हार्दिक अभिनंदन सभी का करते हैं। तो वरिष्ठ जो हमारे साथ वरिष्ठ सपोर्ट एक वरिष्ठ एनालिस्ट जो है वो हमारे साथ बने हुए हैं। तो गांठ के माने जाने एक पहचान डॉक्टर भारी नायक हमारे साथ बने हुए हैं। सर स्वागत करना चाहेंगे सबसे पहले आपका। जी, थैंक यू, थैंक यू। वालेकुम। सर बहुत ज्यादा प्रतीक्षा थी हमारे यहाँ क्षेत्र के जनता को कि आपको हम लाइव में लेके आ जाए। बहुत सारे युवाओं की यही मांग थी कि आपकी जो पहचान है सर, चाहे दक्षिणी कश्मीर की बात करें, उत्तरी कश्मीर की बात करें, पश्चिमी कश्मीर की बात करें, तो हर किसी दिशा में आपने खूब नाम कमाया है सर। तो इसलिए आपसे जी, प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे सर। आप नई पहचान बने हैं, तो जनता के लिए आप बहुत ज्यादा कुछ कार्य करते हैं। लेकिन हम कुछ जानना चाहेंगे, विस्तार के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे और सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने एक अनमोल समय हमारे साथ बिताने का हमें समय दे दिया। और वरिष्ठ जो हम विश्लेषक, सपोर्ट्स विश्लेषक लाल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब। आप कभी मुझे बुलाते हैं अपने चैनल पर, लेकिन आज मैं कहूँगा कि आज का दिन, आज का थोड़ा सा समय जो मेरे पास है, तो मुझे लगता है कि एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है हमारे इस प्रोग्राम में जिनको मैं कभी आमने सामने देखना, हालांकि फेसबुक पर मैं उनको नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन आमने सामने उनसे कभी मिलना चाहूंगा। तो जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि फख्र की बात है आज वो कैमरे पर है, तो और मैं भी उनके साथ हूँ। थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो बिताएंगे जी सर, डॉक्टर जी सर, साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। तो जी, आपके साथ थैंक बड़े यू, विस्तार थैंक के साथ बातचीत होगी सर। आपके पास भी जरूर आ जाएंगे सर। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न सर, भारी साहब, सर सबसे पहला यू। यस सर। मेरा जो संकेत है आपकी ओर, पहला प्रश्न आपकी ओर कि आप अपनी पहचान जरूर बता दीजिएगा सर कि आप कहाँ से हो, आपने कौन कौन सी डिग्री अपने जीवन में प्राप्त की है सर, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दीजिए सर। क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसे भी युवा है जिनको थोड़ी सी जानकारी तो है आपके पास, उनके पास है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आप देना चाहेंगे अपनी जुबान से सर। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं एक्चुअली रहता हूँ, ये चडर एरिया है। कुलगाम में पड़ता है ये। कुलगाम से नियर अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे है। और अनंतनाग हेडक्वार्टर से भी 10 किलोमीटर अवे है। मीन्स हम सेंटर, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में कईमू आप लोगों ने सुना है। ये शेखुल आलम के फेमस मतलब श्राइन है। तो वहां से नियर अबाउट 2 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। उसके बाद अगर पढ़ाई की बात करेंगे, तो मैंने इनिशियल जो पढ़ाई की है वो यहाँ के ही स्कूल्स में पढ़ी है। सिटीजन बॉयज अनंतनाग पढ़ता था। उसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया था पढ़ने के लिए अलीगढ़। अलीगढ़ से मैंने फिर ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी किया। और दूसरी जो पीएचडी मैंने की हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। 2 सब्जेक्ट्स में मेरा पीएचडी है। और 3 सब्जेक्ट्स में मैंने पीजी किया और जेआरएफ तीनों में था। अब मैं बताऊं ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरा सिविल सर्विसेज में सोशियोलॉजी और ज्योग्राफिया सब्जेक्ट था। तो सोशियोलॉजी और ज्योग्राफिया मैं इसलिए फिर जब मैंने ड्रॉप हुआ, मैं सिविल सर्विस में केएस में ड्रॉप हुआ, आईएएस में ड्रॉप हुआ, फिर मैंने सोचा इसको मैं आराम से डिस्टेंस थ्रू और एक पीजी कर लूं। और क्योंकि इसका तो फायदा बेनिफिट मिला नहीं, तो उसी के हिसाब से फिर मुझे जेआरएफ भी हो गया उसमें। और एक सब्जेक्ट था जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज में एक बार अलीगढ़ में बैठा था कैंटीन पे। एक लड़की ने चैलेंज लगाया कि हमारे सब्जेक्ट में बहुत डिफिकल्ट होता है जेआरएफ वीआरएफ निकालना। तो चैलेंज के तौर पे मैंने कहा ये तो साइंस में तो 5-4 महीने लगते हैं जेआरएफ निकालने में। और आर्ट सब्जेक्ट में 1 से 2 महीने में जेआरएफ निकाल सकता हूँ। तो उसी चैलेंज की बात हो गई और मैंने उस सब्जेक्ट में भी जेआरएफ निकाल दिया, जेंडर में। सोशियोलॉजी पे मैं इसलिए आया क्योंकि मैं सोशियोलॉजी केएस और आईएएस की तैयारी करता था। मेंस में मैं गया था एक कुलीग के पास पढ़ना, वो भी मेरे साथ कुलीग था अलीगढ़ में।
तो मैंने उनसे कहा था, फयाज साहब नाम थे उनका, जेआरएफ हुआ था सोशियोलॉजी में, और एक लड़की थी वो भी कश्मीरी थी, तो उनके पास भी मैं पढ़ने के लिए गया। जितनी भी थ्योरीज सोशियोलॉजी में, कार्ल मार्क, मैक्स वेबर, बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, मुझे उनको समझना था। तो उनके पास मैं गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जस्ट मुझे अवॉइड किया। मैं लाइब्रेरी में उस लड़की के पास आज भी मुझे वो मेमोरीज है, मैं उनके पास गया था, मुझे प्लीज ये समझा दीजिए। तो उन्होंने जैसे ना वो मतलब अदर अदर वो लिया मुझे और अवॉइड किया। और जो वो फयाज साहब है, वो आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर है कुकरनाग में, उनके पास गया मैंने, संस्कृताइजेशन अभी भी याद है और मॉडर्नाइजेशन। मैंने कहा मुझे प्लीज फयाज भाई नोट्स दे दीजिए, क्योंकि कल परसों मेरा एग्जाम है आईएएस मेंस का और केएस मेंस का। तो फयाज भाई ने सीधे मना कर दिया, कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और मुझे इतना गुस्सा भी आ गया था उस टाइम, क्योंकि जल्दी में गुस्सा हो जाता था उस टाइम। फिर मैं बैठा आराम से, मैंने इग्नू के नोट्स लिए, एक ही जगह बैठा, मैंने फिर पूरी थ्योरीज, जितनी भी सोशियोलॉजी की थ्योरीज है, उनको एक हफ्ते में मैंने सीखा और पूरा कंट्रोल किया उस सब्जेक्ट पे। और फिर जब मैं ड्रॉप हो गया सिविल सर्विस में, फिर मैंने पीजी जब जस्ट एडमिशन ही लिया था, तो मेरा उसमें भी जेआरएफ हो गया था। तो माशाल्लाह फिर ठीक हुआ। फिर इवन 2016 में मैंने यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बाहर भी मेरा हो गया 2-3 जगह असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन मैंने वो अवॉइड किया, क्योंकि मेरा ड्रीम बचपन से ही था कि मैं सिविल सर्विस करूं और फिर अपने ही सोसाइटी को, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की खिदमत करूं। लेकिन उसके बाद ड्रॉप हुआ, तो 2016 में फिर मैं हायर एजुकेशन में मेरी सिलेक्शन हो गई एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर जो हुआ, मैं 2 सब्जेक्ट्स में हुआ था। फिर मैंने सोशियोलॉजी में इंटरव्यू देना मुनासिब नहीं समझा, मैंने सोचा ये वैकेंट सीट रहेगी, इसके लिए फिर ये करप्शन होगा, इसलिए मैं सिर्फ ज्योग्राफिया में ही ठीक रहा, वरना मुझे सोशियोलॉजी में भी हो जाता, क्योंकि जेआरएफ भी था उसमें और बेस्ट भी, मैं आराम से वो टेस्ट भी निकाला था। फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। जी सर क्यों टोकना चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे, क्षमा कीजिएगा सर उसके लिए, क्योंकि आपकी जो जीवन की जो एक कहानी है ना सर, बहुत लंबी चौड़ी है, आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है सर, इसलिए आपकी कहानी बताने में सरल तरीके से बहुत ज्यादा समय फिर लग जाएगा। मुझे लगता है कि सर 1 बजे का समय भी बीत जाएगा सर, आपकी कहानी यहाँ पे समाप्त नष्ट नहीं होगी सर, ये मैं कहना चाहूंगा सर। यहाँ मुझे भी आ जाएंगे सर, हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं कुमार शाकिर, जो कि जर्नलिस्ट है, एक पत्रकार के तौर पर, और लाल मोहम्मद सर भी से कुछ प्रतिक्रिया देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेरा आपकी ओर बैठ जाएगा सर। सबसे पहले आपने जो विकल्प चुना है अपने जीवन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की, अपने देश को, अपने राज्य को उन जैसे यहाँ उन जैसी जगहों में आपने गिनने का प्रयास किया कि जहां पर भ्रष्टाचार पूरी तरीके से नष्ट हो, वो भ्रष्टाचार हमें देखने को ना मिले सर। कब से आपकी सोच में यह आया कि हमें ये विकल्प चुनना है, हमें आगे बढ़ना है और जनता को मुक्त करना है भ्रष्टाचार से सर? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं एक्चुअली जब आया था 2016 में, तो बाहर से आया, तो मैंने बाहर देखा इतना करप्शन नहीं, वहाँ थोड़ी ऑनेस्टी होती है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पढ़ा हुआ था, तो मुझे लगा वहाँ बहुत ऑनेस्ट लोग हैं। उसके बाद में जब यहाँ आया तो मैंने बहुत गपले देखे, रूरल डेवलपमेंट में, हेल्थ में, हर एक सेक्टर में गपले देखे। फिर मैंने एक्टिविज्म स्टार्ट किया, आरटीआई डालना स्टार्ट किया। उसके बाद उन दिनों मुझ पे हमले भी हो गए, वो अर्ली टाइम्स ने निकाला, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने निकाला कि कैमू ब्लॉक में मुझ पे बहुत सारे गूंज ने हमला किया। फिर मैं आरटीआई डालता गया और 2017 में मैंने इरेडिकेट करने के लिए रहबर खेल, जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में थे, बहुत सारे फ्रॉडुलेंटली डॉक्यूमेंट्स पे उन लोगों को सिलेक्ट किया गया था एज ए रहबर खेल, लेकिन मैंने आरटीआई डाली, उस वजह से उनको फिर निकालना पड़ा। और इवन उसमें इनजस्टिस था, जब मैंने उसकी आवाज उठाई, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने आर्टिकल लिखा, मैंने 2-3 वीडियोस बनाए, तो सीधे जो डीसी साहब तब के थे, उन्होंने प्रेशराइज पुलिस, पहले तो मेरे प्रिंसिपल को प्रेशराइज किया मेरे खिलाफ एक्शन लेने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी, मेरी जो रियल रिपोर्ट थी, तो उसके बाद उनकी ट्रांसफर हुई। फिर मेरी ट्रांसफर 7 दिन बाद हुई। उसके बाद प्रिंसिपल ने फोर्स किया, एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल को प्रेशराइज किया कि मुझे अनलॉफुल में बुक कराया, एक एफआईआर उसने दे दिया। फिर जब मैंने करप्शन के खिलाफ और लड़ाई तेज कर दी, फिर एनसी का एक सरपंच हुआ करता था गांव में, अब्दुल रशीद भट्ट, उसने भी कंप्लेंट डाल के डीसी ने उस पर भी मुझे अनलॉफुल दे दिया, और फिर मैं जेल चला गया। फिर मैं कोविड डिस्ट्रिक्ट अफसर रहा 2020 में 2021 तक। ये आप चेक भी कर सकते हो, ऑनलाइन चेक भी गूगल पे हो सकता है, हर एक चीज फैक्ट है। उसके बाद
मेरी ट्रांसफर यहाँ से होगी उधमपुर, और उधमपुर में मैं अरेस्ट हुआ मार्च में। उसके बाद मैं 1.5 साल जेल रहा, और जेल में मैंने सोचा कि मैं किस वजह से टर्मिनेट हुआ, क्योंकि मैंने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, करप्शन को इरेडिकेट करने के लिए आरटीआई डालता था, सोशल एक्टिविज्म करता था। अब मुझे करना क्या है? मैंने वही प्लान बनाया कि मैं एक एक घर में जाऊंगा, एक एक यूथ के पास जाऊंगा, और जब तक मैं करप्शन इरेडिकेट नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं बैठूंगा। उसके बाद मैं आ गया 1 अगस्त 2023 से सड़कों पे, और हर एक रोड साउथ कश्मीर की मैंने छान मारी, हर जगह गया, कुकरनाग, पहलगाम, हर एक डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग मैंने 500 किलोमीटर पैदल मार्च किया, 350 किलोमीटर कुलगाम, और 150 किलोमीटर मैंने शुपियन और पुलवामा नियर अबाउट 50 किलोमीटर। जी सर, लाल सर के पास थोड़ा सा समय की कमी है। जी सर, बताइए सर। जी देखिए, पहले मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ, आज मुझे डॉक्टर बारी पहली बार उनसे मैं मिला हूँ। हालांकि उनके वो जो भी एक ज़माना था जब मैं क्राइम पेट्रोल देखा करता था, तो आज भी वो, अब मुझे लगता है वो आज चल नहीं रहा है। तो मुझे लगता है उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी ये है। तो इससे पहले कि मैं बहुत अच्छा लगता, जी क्योंकि सर, मैंने दूसरे किसी को टाइम दिया हुआ है, वरना मैं बारी के साथ आज अगर ज़्यादा तो नहीं 1 बजे तक उनके साथ कन्वर्सेशन में रहता। तो दूसरी बात मैं इनसे थैंक यू, कहना थैंक यू। चाहूंगा कि अगर इनके इफ इज ए टर्मिनेटेड प्रोफेसर, तो वी हैव गॉट द लॉ। हमारा जो मुल्क है, अगर मैं इंडिया की बात करूंगा या अपने स्टेट की बात करूंगा, तो लॉ यहाँ चलता है। तो आपने अपने को बचाने के लिए अगर आपने अच्छा रास्ता चुन लिया, नो डाउट अबाउट दैट। एक डॉक्टर के साथ जो मैंने आपका देखा कि उसको आपको कह रहे थे कि कुछ करो यहीं पर, तो आपने कहा नो, मैं पैसे के पीछे नहीं हूं, मैं आपको बिल्कुल बेनकाब करूंगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन कानून क्या, जो हमारे, अगर मैं मुल्क की बात करूंगा, कानून यहाँ कहते हैं ना, लॉ विल टेक इट ओन कोर्स। तो आपने अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया, जिसके लिए आपको वो दोबारा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं टीचर कहूंगा या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, बहुत ज्यादा कदर करता हूं मैं उस्ताद की, आज भी सोसाइटी में होनी चाहिए उस्ताद की। तो आपने उसके लिए कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया सर? नहीं नहीं सर, मैं ऑलरेडी मेरे जो भाई छोटे हैं वो ऑलरेडी एडवोकेट है, तो मैंने कैट में केस अपना रजिस्टर किया हुआ है। आपको पता ही है जो हमारा कानून है यहाँ पर, उसमें टाइम बहुत लगता है। ये यूरोप में हम नहीं बिल्कुल रहते बिल्कुल हैं कि जल्दी जल्दी फैसले हो बिल्कुल जाए, बिल्कुल। यहाँ बहुत टाइम लगता है। और मैं आप लोगों से टू बी ऑनेस्टली एक चीज दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जब सिस्टम में था, तो मैं एक जो होती है ना बेड़ियों में बंधा हुआ था, लिमिटेड समय देता था लोगों को, और चंद चीजें मैं हाईलाइट नहीं कर पाता था। लेकिन आज मैं माशाल्लाह फ्री हूँ, फ्री मैन। और एक हर इंसान को चाहिए कि वो हमेशा फ्री रहे, उसके लिए क्लच नहीं होने चाहिए जिनमें वो बंधा। क्योंकि अगर मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे कांड में नहीं कर सकता था ओपन, करप्शन के खिलाफ मैं बोल नहीं सकता था, तो उससे बेस्ट है ना, मुर्दा था मैं, अब तो मैं जिंदा हूं, अब मुझे जिंदा ही रहने दीजिए। ये कल सर एक और बिल, वीडियो आपका, कल मैं देख रहा था एक जगह, आप शायद वो फूड डिपार्टमेंट का था, जिसमें एक वो क्या, वो सेल्समैन कुछ 30 रुपए मांग रहा था। तो लोगों के लिए 30 रुपए मामूली बात होगी, लेकिन मैं, क्योंकि एज में मैं काफी ज्यादा एज मेरी है, तो मैं अपने तजुर्बे के साथ कहूंगा कि अगर आप 1 रुपए का भी किसी घोटाला निकालोगे, तो मुझे लगता है यू आर डूइंग, आप बहुत जबरदस्त इबादत कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं चाहूंगा आपका नंबर मैं ले लूंगा आबिद से, क्योंकि आज मेरे लिए खुशकिस्मती का दिन था, एक जर्नलिस्ट भी था और आप भी। लेकिन मैंने किसी दूसरे को टाइम, तो मैंने 15 मिनट निकाला सिर्फ आपको देखने के लिए, आप जो कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ से इस एज में सल्यूट करता हूं। अगर आप जैसे थैंक लोग सोसाइटी में आएंगे, तो सोसाइटी को, बीइंग ए मुस्लिम, और या नॉट नेसेसरी कि एक मुसलमान, एक किसी भी धर्म का कोई भी आदमी हो, अगर हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे, मुझे लगता है उसमें बरकत है, उसमें इज्जत है, उसमें, आप बारी साहब, आप जहां भी जाते हैं, मुझे लगता है लोग आपकी बहुत ज्यादा इज्जत। मैं चाहूंगा कि आप कभी हमारे डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्ट तो थोड़ा दूर नहीं, कुलगाम में जानता हूं, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में मैं रह चुका हूं। तो लेकिन मैं चाहूंगा कभी आपका नंबर ले लूंगा, आपको मैं लाइव प्रोग्राम पर 1 2 3 4 10 घंटे के लिए आपके साथ बात करना चाहूंगा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने दूसरे को आज टाइम दिया है, वरना
मैं सल्यूट करता हूँ एक बार, वंस अगेन आई। लेकिन अगर प्रोग्राम ज्यादा चला तो हो सकता है मेरा वहां शॉर्ट हो जाएगा, तो फिर आऊंगा। जर्नलिस्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप तीनों आपस में बातें करते रहे। तो आबिद साहब, आपसे गुजारिश है, बारी साहब का नंबर आप मुझे टेक्स्ट कर देंगे तो ये आपकी जी सर, जी मेहरबानी सर, होगी। थैंक यू जी वेरी सर, मच डॉक्टर साहब। जी सर, जी सर। थैंक यू जी, थैंक डॉक्टर साहब सर, आपके लिए जानकारी दे दूं कि वरिष्ठ विश्लेषक है ये, वरिष्ठ सपोर्ट्स विश्लेषक, बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। मेरा एक्चुअली सर, की बात करते हैं ज्यादातर, तो बहुत ज्यादा जानकारी सर रखते हैं सर। बिफोर आई विल लीव यू, एक बात मैं आपको, नॉर्थ जी ईस्ट जी, वेस्ट बताइए सर। या बाहर या जी सर। कंट्री से बाहर भी मैं जाता हूँ, रणजी लेवल के टीमों के प्लेयर्स के साथ मैं रहता हूँ परवेज रसूल की वजह से। तो मेरा एक प्रोग्राम चलता है ड्रग फ्री सोसाइटी, तो मैं स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को ले आता हूँ। तो हालांकि मेरा एक मकसद है कि सोसाइटी को जिस तरह आप चाहते हैं कि नासूर आप खत्म करना चाहते हैं, मेरा भी मानना है अगर हम यहाँ के बच्चों से ये ड्रग का जो नशा है उनमें उसको दूर करेंगे, मुझे लगता है आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आपको अपना पूरा एड्रेस बाद में दे दूंगा, आपके साथ बात होगी। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, यू। और आप इस अपने मिशन में जो आपने मिशन उठाया है इसमें अल्लाह आपको कामयाबी दे। वंस अगेन मैं घर से आपको सल्यूट करता हूँ डॉक्टर बारी थैंक यू, एंड थैंक यू, जर्नलिस्ट, थैंक यू। लव बोथ ऑफ यू, थैंक यू, गॉड मेनली ब्लेस जी यू। आप सर, लोगों जी की सर, दुआ धन्यवाद। होनी जी चाहिए, सर, बस धन्यवाद, सल्यूट धन्यवाद। छोड़िए। थोड़ा आप सा लोग कम समय होने के जितने भी कारण आपको बुजुर्ग ये लोग हैं निर्देश उनकी छोड़ना पड़ा। दुआएं होनी हमारी चाहिए। अपनी मजबूरी, आपकी अपनी मैं आपसे मजबूरी फिर जब मिलूंगा, आपका नंबर लूंगा, आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह रहमान। जी सर, जी इंशाल्लाह, सर, जी सर, अल्लाह जी हाफिज, सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज, डॉक्टर अल्लाह हाफिज। हाफिज। साहब, सर आपके पास जरूर आना चाहेंगे, लेकिन हमारे पैनल में और एक जो पत्रकार है, वो भी युवा पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। जी शाकिर भाई, यहाँ डॉक्टर साहब के विरुद्ध कौन सा प्रश्न करना चाहोगे? क्या इच्छा है आपकी, आपकी ओर से? आपके जो चाहने वाले हैं, डॉक्टर साहब के जो चाहने वाले हैं, यहाँ कौन सा प्रश्न करना चाहोगे? क्यों डॉक्टर साहब हमारे पैनल में जुड़े हैं, तो कुछ अंतर दिखता है आपको, क्या कहना चाहोगे उन्हें? जी आबिद साहब, पहले डॉक्टर अब्दुल बारी नायक का हम बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बोलने का मौका दिया है। डॉक्टर साहब, मेरा यही सवाल रहेगा, क्योंकि आज हमने चुना है कि सोशल इशू पे बात करेंगे, और अगर हम सोशल इशू के हवाले से बात करेंगे तो हर किसी इलाके में और हर किसी गांव में आपने गवर्नमेंट स्कूल तो देखा ही होगा। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करेंगे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पे टीचर्स की बात करेंगे तो वेल क्वालिफाइड टीचर्स है, हर कोई जो सुविधा है वो उसमें है। लेकिन फिर जो स्टूडेंट्स है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख क्यों करते हैं? आपकी राय सर जानना चाहेंगे कि इसके बारे में नहीं आप नहीं, क्या मैं कहना आपको चाहोगे? टू बी ऑनेस्टली मैं आप लोगों को चंद चीजें क्लियर करूं। मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। मेरा प्रोजेक्ट नहीं है कि मैं सिर्फ करप्शन खत्म करूं। मैंने सोसाइटी को ऐसे सोच के रखा है जैसे यूरोप में होगा, जैसे चाइना में होगा, जैसे जापान में स्कूल्स होंगे, मैंने वैसे ही उनका मतलब लुक सोचा है, क्या क्या करना है मुझे। मेरा सीधे अगर आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर 5 फाइल्स पड़ी है 5 डिस्ट्रिक्ट्स की, जो मैंने आरटीआई की है, वो मैं 15 से चलाऊंगा, 15 फैब से चलाऊंगा, क्योंकि वो इतना लूटते हैं आप कभी सोच नहीं सकते। और जो हमारे वहां टीचर्स होते हैं ना, उनकी इतनी मीगर सैलरी है, वो बेचारे इवन किराया भी पूरा नहीं होता है, और लूटने वाले अमीर होते जा रहे हैं, और बेचारे जो टीचर है वो गरीब होते जा रहे हैं, और जनरल पब्लिक भी गरीब होता है। मैं बताता हूं इसको हम कैसे आउटकम कर सकते हैं। मेरे अपने प्लान है। मैंने अपने प्लान में ये सोचा है कि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो सजेशंस भी दे सकता हूं, कहीं ना लोग जुड़ते जाएंगे। उस दिन मैं क्या करूंगा, जिस दिन एक मतलब होता है ना वो रिवोल्यूशन आएगा, उस दिन कंपल्शन होगा, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे उनको तब तक सैलरी नहीं निकलनी चाहिए जब तक उनका बच्चा उसी स्कूल में दर्ज नहीं होगा, गवर्नमेंट स्कूल में। तो ऑटोमेटिकली इससे क्या हो जाएगा, इससे रोल उसमें बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, जब गांव का एक टीचर हो वो अपने बच्चे को खुद पढ़ाएगा तो वो दिल से पढ़ाएगा। उसी गांव का अगर जड़ीओ होगा, सीईओ होगा, अगर मैं कंप्लेंट डालूंगा ये प्राइवेट स्कूल वाला इस्तेसाल कर रहा है, वो कंप्लेंट लेगा, वो प्राइवेट स्कूल को बैन करेगा, जितने भी इलीगल प्राइवेट प्रैक्टिसेस होती है। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे एक तो हमारा डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट इन सेंस एजुकेशनल डेवलपमेंट। दूसरा, जो मैनेस प्राइवेट स्कूलों ने लगा के रखा है, माफिया खड़ा किया है, वो भी कम कम होता जाएगा। और उससे क्या होगा, उससे हमारे ज्यादा ज्यादा बच्चे आउटकम में ज्यादा ज्यादा आएंगे। और इवन
कमिश्नर सेक्रेटरी होगा उसको भी कंपल्शन है कि अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाए जो गवर्नमेंट का बना है। और जितने भी फंड्स फिर आएंगे वो कहां जाएंगे? उसी स्कूल में। वो सोचेगा मेरा बेटा इस स्कूल में पढ़ता है, मैं कैसे करप्शन करूं? मेरा बेटा इस स्कूल में पढ़ता है, मैं क्यों ना कमिश्नर सेक्रेटरी या सीईओ, मैं क्यों ना इस स्कूल में विजिट करूं और इससे पूछूं कि क्या आप सच में वहां पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते हो। ये चीजें जी डॉक्टर साहब आर्डर्स तो निकलते हैं कि एक टीचर्स का जो बच्चा है वो इसी स्कूल में होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड जीरो पे ऐसा नहीं होता है सर। देखिए मैं आपको शाकिर भाई एक चीज बता दूं, कल परसों मैंने वो डॉक्टर का एक्सपोज किया, ठीक है? जब मैंने उसको एक्सपोज किया, पूरी मेहनत मेरी थी, उसके बाद शाबाशी किसको दी गई? सीईओ साहब, सॉरी सीएमओ साहब ने सीज किया है क्या? एक मेडिकल शॉप। ये किसी ने नहीं कहा कि 44 ईयर से वो प्रैक्टिस करता था, जितने भी सीएमओज आए उनको घसीट के ले जाओ कोर्ट में, जो कोर्ट फैसला करेगी उनको सजा दे दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। अगर मेरे पास पावर होता, मैं सीधे उतने ऑफिसर्स को टर्मिनेट ऑन स्पॉट करता ताकि दोबारा गलत नहीं होता। उनकी वजह से कितने लोग मरे होंगे, उनकी वजह से कितना मैनेस पैदा हुआ होगा, कितना माफिया खड़ा हुआ होगा। मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं, जब से मैंने डॉक्टर को बेनकाब किया, मेरी टीम के रडार में 25 डॉक्टर थे जो फेक है जम्मू एंड कश्मीर में। 25 में से आज मैं जो निकालता हूं उनका डेटा 19 जम्मू और दिल्ली में है और सीधे क्लिनिक के बाहर लगा हुआ है। ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, क्लिनिक के बाहर लगा है, हम मार्च में वापस आएंगे। ये किसकी वजह से हुआ? अब 4-5 है वो भी छुपे हैं। ये किसकी वजह से हुआ? एक गुंडे को हमने दबोचा, एग्जाम्पल थप्पड़ मार दिया, पूरे गुंडे जो होते हैं वो डर जाते हैं, बिल में छुप जाते हैं। ऐसे ही अगर स्ट्रिक्टनेस आती, अगर कोई ऑफिशियल होता ऑनेस्ट अपने लेवल पे, वो बहुत कुछ करता। मैं भी रहा हूं सिस्टम में। एक दिन एक स्टूडेंट आया, उसने कहा कि इस स्टूडेंट को नकल दिखाना है, मैंने उसको बाहर खड़ा कर दिया। उसके बाद उसने इतना प्रेशर लाया, इतना प्रेशर आप कभी सोच नहीं सकते हैं। उसने मीन्स ऐसी चीजों का यूटिलाइज किया, आप कभी शॉक हो जाएंगे अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उन्होंने खुद देखा। लेकिन तब भी मैंने कहा मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं नकल नहीं करा सकता हूं। या तो कराऊंगा पूरे कॉलेज को या एक को भी नहीं, मेरा अपना पराया कुछ नहीं है सर। ऐसे ही अगर ऐसे ही ऑफिशियल्स आएंगे ना, आप मुझे सिर्फ, अगर मुझे पावर मिल जाएगा ना एक दिन के लिए, सिर्फ एक पावर एज ए सीईओ, जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में इलीगल स्कूल्स होंगे उनको मैं बंद कर दूंगा, ताला लगा दूंगा। और जितने भी टीचर्स के साथ इनजस्टिस होता है, प्राइवेट टीचर्स के साथ, उनको मैं घसीट के ले जाऊंगा। जितने भी प्रिंसिपल्स है प्राइवेट स्कूल के, उनको मैं जेल में डाल दूंगा। और जो भी इलीगल प्रैक्टिसेस हो रही स्कूल्स में, वो मैं एक दिन में बंद कर सकता हूं। जी डॉक्टर साहब, बताना चाहूंगा कि आजकल के इस टेक्नोलॉजी के दौर में किसी ने ये सोचा नहीं था कि डॉक्टर जो है वो फेक डिग्री, यहाँ पे फेक डिग्री के सहारे अपना डॉक्टरल अदा करते हैं। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में उन्होंने सोचा कैसा कि हम ऐसे एडिट करेंगे, फिर बाज़ाब्ता ये करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उसने क्लिनिक यहाँ पे ज्वाइन किया है, क्या उनको ये अथॉरिटी नहीं होती है, क्या इनको जांच नहीं होता है कि क्या ये डॉक्टर सच में डॉक्टर है या फेक डॉक्टर है? ये तो मेरे ख्याल से रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लिनिक की होती है, यानी कि जो क्लिनिक का ऑनर होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी हम हर एक की है, सिर्फ क्लिनिक्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आबिद साहब की रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी इंडिविजुअल मैच्योर होने लगेगा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जहां पर भी इलीगल कोई चीज होता है उसको रोकना। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम ही जब घर जाओगे घर दिन बेइज्जती, रोंग। लेकिन बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर हम वही करेंगे कि नहीं हमें ही करना है, तब हमें निकलना होगा, तभी सोसाइटी क्लियर। आप खुद देख लीजिए, ग्रेटर कश्मीर जैसा न्यूज़पेपर उस डॉक्टर का एड चलाता है। इज नॉट इट शेम? वही मैं कह रहा हूं ना डॉक्टर साहब, वही मैं कहता हूं कि आजकल के इस टेक्नोलॉजी के दौर में जब हमारे ओहदेदार उनको प्रमोट करेंगे सर, फिर किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? एक तो ओहदेदार, आप खुद देख लीजिए, अगर आप रेडियो कश्मीर श्रीनगर देखेंगे, वो उनका प्रोग्राम कराते हैं।
मैंने उसकी भी सर्टिफिकेट लाई। इवन डिजास्टर मैनेजमेंट के हेड, उनको प्रमोट करते ही ये ट्रेनिंग देंगे। अगर उसके अलावा आप देखेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी, उसमें उसकी मेंबरशिप परमानेंट हो जाती है। मीन्स कि आज तक ये कर क्या रहे थे? देखिए, ये मेरी ड्यूटी नहीं थी। सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर को सैलरी किस लिए मिलती है, और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स है उनको सैलरी किस लिए मिलती है? उनको सैलरी मिलती है कि आप अकाउंटेबल बनाओ सिस्टम को। हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है। हम सोसाइटी में क्लीन करते हैं इन चीजों को विदाउट कोई लालच और विदाउट और कुछ। उनको सैलरी मिलते हैं, दे आर अकाउंटेबल, लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं। सर जी सर, जी सर, जी सर, सर जी सर, अब मेरा प्रश्न आपकी ओर जाएगा। शाकिर भाई, आप रुकिएगा कुछ समय के लिए, आप विराम लीजिएगा। अब हम जाएंगे डॉक्टर साहब के पास। ये बताइए सर, आपका जो संकल्प है भ्रष्टाचार को नष्ट करना, ये आपका मुख्य एक संकल्प जिसे कह सकते हैं आपके जीवन में। तो हमारी मनोकामनाएं आपके साथ है, और हम प्रार्थनाएं करेंगे, दुआएं करेंगे कि आप अपने मिशन में सफल हो। सर, एक जैसे कि लाल सर ने बता दिया कि क्राइम पेट्रोल कभी कभार एक सीरियल हुआ करता था, वो हम देखा करते थे। लेकिन आज शोले पिक्चर में भी ऐसा हुआ करता था कि ऐसा कुछ करोगे तो गबर आ जाएगा। लेकिन आप हर किसी सरकार के विभाग में जब कार्यकाल होता है उनका, जब कोई भ्रष्टाचार लेने की कोई प्रयास करता है तो उनसे कहा जाता है कि यदि आपने भ्रष्टाचार किया, यदि आपने ऐसा किया तो वहां बारी आ जाएगा। सर, आप किस प्रकार से उनको संतुष्टि देना चाहोगे कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और भ्रष्टाचार को आप कैसे नष्ट कर सकते हैं? आपको सहयोग देकर, आपको सपोर्ट देकर, सर अपनी ओर से क्या उनको सजेशन देना चाहोगे? सर, कैसे आप उनको संतुष्ट करना चाहोगे कि नहीं, हमें जीवन में ज्यादा कुछ करना है, भ्रष्टाचार को नष्ट करना? ये कल आपके समाज में भी हो सकता है, आपके परिवार के सदस्य के साथ भी हो सकता है। सर, आप उनको कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? सर देखिए, ये सिंपल सी एक ही टर्म है, एज यू सो सोशल यू रीप। अगर आप ये भगवत गीता में देखोगे, उसमें भी एक ग्रंथ में देखोगे, उसमें भी है। अगर इवन कुरान पाक में भी कहा जाता है, जैसे आप करोगे वैसे ही आपको बरनी, जैसे करनी वैसी बरनी। अगर आप नेक काम करोगे, रिजल्ट क्या मिलता है? नेक। अगर हम सिंपल सी बात कहेंगे, अगर हम लिमिटेड रिसोर्सेज पे जिंदगी गुजारेंगे, आप खुद देख लीजिए हमें कितना सुकून मिलता है। मैं 3 साल से कुछ नहीं कमाता हूं, कुछ भी नहीं। इवन मेरे फ्रेंड्स मेरा किराया देते हैं, मैं उनको मना करता हूं, नहीं, मेरे उसूल है 1 रुपया भी नहीं लेना। इवन मुझे चाय के लिए कहते हैं कि चाय खाओ, खाना खाओ हमारे पास, मैं ये कहता हूं कि ये चाय ही डिलीट करो सोसाइटी से, क्योंकि अच्छु कौशरन तावन। हम क्या करते हैं, हम इस चाय के नाम पे करप्शन करते हैं। इवन अगर आप देखेंगे, जब बच्चा हमारे हॉस्पिटल में एक छोटा सा पैदा होता है, किसी भी हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग हॉस्पिटल में ही देखो, अगर मेल पैदा हुआ तो 4000 नर्सों को किस लिए, क्या चाय दे दीजिए। अगर अब बेचारी बेटी पैदा होगी तो 2000। शुरू होती है करप्शन की स्कीम। उसके बाद जब डेड मतलब यथवान श्रान पच पे हुआ, फिर उसको डेड सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी वहां भी पैसे लिया जाता है। मीन्स करप्शन फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव है। अब इसको दूर करने का एक ही ये है कि जो हमारा, अगर कोई हिंदू भाई देख रहा हो, वो अपनी भगवत गीता को पढ़े और उसके जितने भी स्टेंजा है उन पे अमल करे। उसके बाद अगर बाइबल कोई पढ़ रहा है, जितने स्टेंजा है उन पे अमल करे। ग्रंथ कोई पढ़ रहा है, मेरा सिख भाई, उसने जो ग्रंथ में लिखा है उस पे अमल करे। उसके बाद हमारा होली कुरान है, उस पे जो चीजें लिखी हुई है उन पे हमें मतलब इतना अकीदा होना चाहिए कि उससे हिलना नहीं है। फिर ऑटोमेटिकली जब हम अपनी लाइफ उसी आयतों पे चलाएंगे, उन्हीं हदीसों पे चलाएंगे, तो हम करप्शन कभी करेंगे ही नहीं, ना हम कभी करप्ट हो जाएंगे। जी सर, जी सर, जी सर, हमारा संपर्क यहाँ शाकिर भाई के साथ टूट चुका है। सर जी सर, ये बता दिए कि आपका एक संकल्प भी था। सर, हमने आपका नारा भी सुना था एक समय पे। सर, हम हमेशा आपके कार्यक्रम देखते हैं, आपके लाइव, आपके शोज देखते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं। जब भी भ्रष्टाचार को आप नष्ट करते थे तो हम अपनी ओर के लिए सौभाग्य समझते हैं कि आप इस समय हमारे साथ जुड़े हुए, जनता आपको देख रहे हैं, 506 से अधिक हमारे साथ लोग बने हुए। सर, आपका एक संकल्प भी है युवाओं के लिए, एक संदेश है आपके लिए कि आप यहाँ राजनीति में आ जाइए, लोकतंत्र में आप आ जाइए।
5 सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, मैंने आपको कहते हुए सुना है सर कि यहाँ आप जी पढ़े लिखे जो है, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां है, वो यहाँ इस मैदान में आए और यहाँ पे आपका बड़ा जीवन बन सकता है और आप समाज सेवक बन सकते हैं सर। तो इसके बारे में क्या विषय रखते हैं सर? देखिए, मैं सिंपल सी बात कहूं, मैं एक स्कॉलर हूं। जब मैं एक स्कॉलर होके मैंने करप्शन कितना कंट्रोल किया वो आप खुद जानते हो। मैंने टेक्नोलॉजी पे कितना कंट्रोल किया वो भी आप खुद जानते हो। मैंने ऐसे लोगों को मतलब सजा दिलाई जो हॉनी ट्रैपर्स हमारी बहनों को नहीं छोड़ते हैं। मैंने इवन ऐसे बंदे को अरेस्ट कराया ओमान में बंदा बैठा था जिसने हमारी बहनों की इज्जतों के साथ खेला, उसको वहां सलमान को अरेस्ट कराया। जब मैं एक पढ़ा लिखा इतना चेंज ला सकता हूं विदाउट एनी पावर, मेरे पास कोई पावर नहीं, अल्लाह पाक के रजा के बगैर, उनके और लोगों की दुआओं के बगैर मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। जब मैंने इतना चेंज लाया, आप खुद कहते हैं, ऑफिशियल कहता है कि अगर आप करप्शन करोगे तो डॉक्टर बारी आएंगे, तो वो डरते हैं। जब मैंने इतना रिवोल्यूशन लाया, एक किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से, पढ़ाई की वजह से। तो मैं इसीलिए यूथ को कहता हूं, पढ़ा लिखा यूथ अगर गांव में आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में आ जाएगा, पंच के इलेक्शन में आएगा, सरपंच के इलेक्शन में आ जाएगा, तो वो कितना चेंज ला सकता है आप खुद देख लीजिए। उसको हर एक कॉन्स्टिट्यूशन पता होगा। और मेरी रिक्वेस्ट क्यों है इन लोगों को लाना कि ये लोग पंच बने, सरपंच बने, मेरा आधा काम फिर यही करेंगे। क्यों? जिस एरिया में सरपंच बनेगा, हो गया एक हल्का, उसमें 4 पंच होंगे, 4 पंच और एक सरपंच, हो गए 5 लोग। ये डॉक्टर बारी एक है जो जम्मू एंड कश्मीर के करप्शन को इरेडिकेट करता है। फिर जब गांव में 5 लोग तैयार होंगे करप्शन को मतलब खत्म करने के लिए, आप खुद देख लिए, वहां अगर आया पोस्ट लगेगी तो भी वो विदाउट करप्शन लगेगी। अगर वहां लोग ये चावल वाला मुंशी, वो भी हक की बात करेगा। अगर स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाएगा तो ये सरपंच जाएगा, वो अकाउंटेबल होगा। मैं खुद लाइक ही नहीं करता हूं पॉलिटिक्स, लेकिन मैं चाहता हूं जम्मू एंड कश्मीर का हर एक यूथ इसमें आ जाए और इनके आगे डांट खानी हो, गोली खानी हो और कोई चीज गाली खानी हो, उसके लिए खड़ा मैं रहूंगा आगे। लेकिन डेवलपमेंट की बात के लिए ये आगे तैयार रहेंगे, बेनिफिट के लिए ये आगे तैयार रहेंगे। बाकी जितनी भी बुरे चीज है, गालियां वालियां जैसे मुझे पड़ती है, मैं उनके लिए तैयार हूं, मैं उनका साथ दूंगा, उनको प्रोटेक्ट करूंगा और एज ए ब्लड प्रूफ बन के उनकी रक्षा करूंगा। उनको कोई भी ऑफिशियल उनको ठगेगा, मैं ठगने नहीं दूंगा। उनको कोई भी ऑफिशियल ऑफर करेगा या कहेगा कि मैं करप्शन के बेस पे मैं आपको काम दिलाऊंगा, या एज ए कंट्रैक्टर लोकल लेवल पे, एज ए कंट्रैक्टर गांव में रूरल डेवलपमेंट में, उसको मैंने सीधे कहा। बहुत सारे यूथ को मैं कहता हूं कि ये 20% ऑफिशियल उसको देते हैं मनरेगा में। आप खुद देख लीजिए मेरा इस पे क्या प्लान है। अगर ये 20% देते हैं, 20% ये कमीशन देते हैं वीएलडब्ल्यू को, ये कमीशन देते हैं बीडीओ को, एसीडी तक 20% पहुंचता है कमीशन। अब मैंने यूथ के लिए यही ऑफर रखा है कि आप काम कर लीजिए, 80% आप काम में लगाते हो, आप उसमें 90% लगाइए। 90% में मीन्स हो गया सीमेंट के 10 बैग 12 बैग आप एक्स्ट्रा डालेंगे, तो काम कितना अच्छा हो जाएगा आबिद साहब, आप बताइए। बहुत अच्छा हो जाएगा। 5% आप 5% उसी में, जो मोहल्ले में कोई बेचारी यतीम बहन होगी मेरी, यतीम माँ होगी मेरी, कोई गरीब बच्चा होगा, किसी को किताबों की जरूरत होगी, उस पे वो 5% खर्च कर लीजिए और फिर 5% अपनी फैमिली वालों पे खर्च कीजिए। क्योंकि वहां कोई मेरी बहन होगी जिसको वैसी चीजें जरूरत होती है जो वो नहीं कह सकती अपने अब्बू से, उसकी बेटी होगी, वैसी चीजें जरूरत होती है जो वो नहीं कह सकती है, वो अब्बू उनके अकाउंट में वो 5,000 डाल दे, किताबें लाएंगे, वो पेन लाएंगे, बाकी चीजें होती है, साबुन या कोई भी चीज होती है, या लड़के, वो 5,000 या 5% वो उनको दे दे, या मेरी वहां माँ होगी, मेरी बहन होगी, या उसकी वाइफ होगी, उस फैमिली पे वो 5% खर्च करे, गरीबों पे 5% खर्च करे, 10% और इस काम पे लगाए, सीमेंट ज्यादा लगाए, मटेरियल ज्यादा लगाए। आप खुद देख लीजिए हमारा जो कश्मीर है कितना डेवलप्ड हो जाएगा। सर मैं अपनी ओर से सर सलाम आपको कर रहा हूँ। सर हमारा दुर्भाग्य है सर, काश के ऐसा हो जाए जो आपके शब्द है ना सर,
मेरे दिल को सर छू गए। काश कि सच में ऐसा कुछ होता, सबके विचार आपके जैसे होते, हमारा देश, हमारा राज्य कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया होता। लेकिन सर जो कमेंट्स हमें आ रहे हैं सर, कमेंट्स के अनुसार सर, सर एक एक थोड़ा सा हटके है सर, इस विषय से थोड़ा सा हटके है। आपको हमारे आज के युवा सर एक दिन के लिए एज ए मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं सर, राजनीति में आने का क्या प्लान है सर? देखिए, किसी ने जब ये कहा एक दिन का सीएम, मैं लोगों से गारंटी देता हूं, मतलब क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा, जितने कॉलेजेस में मैंने काम किया उनके प्रिंसिपल्स तक मुझसे डरते थे क्योंकि मेरी ईमानदारी से। मैंने जी कठुआ जी में काम किया, उस प्रिंसिपल मैडम ने भी एसएसपी को लिखा था, ये पूरा क्रैक है, ये कभी पैसा लेता नहीं, ये मेरे ऑफिस में चाय तक नहीं पीता था, मैंने कभी चाय नहीं पी है, ये रिकॉर्ड है मेरा। अगर ये एक दिन के लिए मुझे सीएम बनाएंगे, ये फिर सदियों तक, मेरे मरने तक मुझे उस कुर्सी से कभी नहीं हटाएंगे, ये याद रखिएगा आप। और वाह मैं वाह, सच में बात तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, मुझे सच में इन पे भरोसा नहीं। देखिए, क्योंकि 50-70 साल एनसी ने यहां रूल किया, फिर लगभग 20 साल पीडीपी ने किया। आप मुझे बता दीजिए उन्होंने दिया क्या? उन्होंने हर एक चीज को खोखला किया, चाहे 370 हो या बाकी चीजें हो। लास्ट जो कसर बची हुई थी उसके बाद एब्रिकेट कराया, लेकिन मेन कौन से थे? अच्छा, फिर देख लीजिए, उसके अलावा अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे, अभी इलेक्ट्रिक बिल्स कितनी इंक्रीज हो रही है, आप खुद देख रहे हैं। हमारे जी सर, जी 3 सर। पार्लियामेंट मेंबर्स है, 3 पार्लियामेंट मेंबर्स वैली से है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था वहां पार्लियामेंट में ये बात उठाना? सर बनता था। महिया मित्रा को आप जानते हैं ना, वो वेस्ट जी सर, बंगाल जी की सर। पार्लियामेंटेरियन है, वो कितना बोलती है, उसको जेल में भी डाला गया, तब भी वो बोलती है। राहुल गांधी को आपने देखा, उसको बर्खास्त भी किया गया, टर्मिनेट भी किया गया, एक्सपेल भी किया गया, तब भी वो बंदा बोलता है। आपने उसके बाद आम आदमी पार्टी के एक नेता को देखा, प्रोफेसर झा को देखा, आप उनके स्पीचेस देख लीजिए। इमरान साहब को देखा आपने, यूपी के पार्लियामेंटेरियन, आप उनको भी देख लीजिए। और हमारे जो ये पार्लियामेंटेरियन है जम्मू एंड कश्मीर से, इनको भी देखिए, ये क्या उस लायक है? आप सच बता दीजिए। ये नहीं हमेशा सर, रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली को कश्मीर में। कोई भी यहां नहीं था जो यहां के लोगों को रिप्रेजेंट करे दिल्ली के में। जी सर। बदकिस्मती तो वो है। अब एक ऑनेस्ट बंदा निकला था, इंजीनियर रशीद, वो तो जेल में है, और जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं वो उसकी बात नहीं करते हैं। वो चाहते हैं जी इंजीनियर रशीद जेल में ही रहे, क्योंकि उनका ग्राउंड फिर खत्म हो जाएगा। सर, सर सर ये बता दीजिएगा सर, मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था सर, राजनीति में आने का क्या इरादा है सर? आना चाहोगे सर कभी कभार 2 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद, ऐसा कोई इरादा है आपका सर? मैं एक बात आपको क्लियर कट बोल दूं, अगर अभी लोग कहेंगे ना, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लोग, कि आप राजनीति में आ जाओ, मैक्सिमम वोट वो आ जाएगा, तो मैं अभी भी तैयार हूं। 4-5 साल जी देरी सर। क्यों? अगर वो कहेंगे आपको नहीं आना है, तो मैं कभी नहीं आऊंगा। क्योंकि जो आज मुझे रुतबा मिला वो किन की वजह से? पहले अल्लाह पाक की वजह से, उसके बाद लोगों का प्यार है। अब मुझे किन के अकॉर्डिंग चलना है? पहले अल्लाह पाक की मर्जी होगी, उसके बाद लोग जो कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूं। अगर उनको ये पसंद है डॉक्टर बारी एज ए सोशल एक्टिविस्ट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करे, लेकिन उसमें चंद लिमिटेशंस आएंगी। उसमें कभी कभार जो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ यहाँ हैं उन पे मेरा हाथ डलेगा तो मैं जेल भी जा सकता हूं, तो बहुत मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर मैं एज ए पावरफुल लीडर उभरूं, कल पार्लियामेंटेरियन हो जाऊं, कल एमएलए हो जाऊं, कल और कोई चीज हो जाऊं, तब वो बड़े बड़े जो मगरमच्छ है वो जेलों में सड़ेंगे इंशाअल्लाह। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने मिशन में, आप अपने संकल्प में सफल हो, ये हमारी मनोकामना है सर। सर ये बता दीजिए कि युवा पीढ़ी जो है सर, जो आपको बहुत ज्यादा समर्थन देती है, आपके पक्ष में ज्यादा कुछ बोलती है सर, जो आज की युवा पीढ़ी है सर, ये बता दीजिए कि आपके साथ हाथ मिलाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा सर? आपका जो मिशन है ना सर, उसमें थोड़ा समय लग ही जाएगा, जबकि 100% जो भ्रष्टाचार से मुक्त आप करना चाहते हैं अपने राज्य को, अपने देश को, सर इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन किस प्रकार से वो आपके साथ अपने हाथ जो है आपके साथ
ज्वाइन करना चाहेंगे तो उनको उसके लिए क्या प्रावधान है सर आपकी ओर से? देख लीजिए, मैंने ओपन रखा है। मैं एक्चुअली पहले 3 ब्लॉक्स में गया, डीके मरग, दमहाल, पंबई, ये 3। आज मैंने दो में आज मैं घूमा, एक पंबई और एक कुलगाम ब्लॉक में। और मैंने कल ही एक वीडियो डाला, उसमें मैंने सीधे अपने जो मेरा यूथ है उनके कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है वहां। मैं जिस जिस एरिया में मैं जाऊंगा, अभी मैं कुलगाम में हूं, मैं और 2-3 दिन कुलगाम में ही हूं, मैं सीधे जिस जिस ब्लॉक में जाता हूं, जिस जिस तहसील में जाता हूं, वहां के यूथ से रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुझे कांटेक्ट करें, अपना नाम दे दे, अपने पेरेंटेज दे दे, अपना कांटेक्ट डिटेल दे दे। और आप ओपनली मेरा सपोर्ट करना चाहते हो या हिडन आप काम करना चाहते हो, एज ए सोर्स काम करना चाहते हो, या आईटी सेल बना के आप काम करना चाहते हो, मेरे ये व्यूज जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, जैसे जिसकी मर्जी है उसको मैं वैसे वैसे उस एरिया में जाऊंगा और उन लोगों को जोड़ूंगा। जैसे मैंने नूराबाद गया, वहां मेरे आज 150 से लेके 200 लोगों का ग्रुप बना। ऐसे ही मैं कुलगाम जाऊंगा, ऐसे ही मैं दिवसर जाऊंगा, ऐसे मैं यारीपुरा जाऊंगा, ऐसे ही मैं फिर मूव करूंगा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, वहां भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म तैयार करूंगा, फिर पुलवामा, फिर शुपियान, उसके बाद में जाऊंगा श्रीनगर, उसके बाद बांडीपुरा, उसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा। यूथ का 100, 200, 300, 400, 500 का ग्रुप बनाऊंगा, ताकि वो ग्रास रूट लेवल पे करप्शन को देखे। और हमारी बहुत बड़ी टीम होगी इंशाल्लाह, 1 मंथ बाद देखिएगा आप। ये सर 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 आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है सर? जी 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 जी। सर ये बता दीजिएगा कि सर कभी कभी आपको डर महसूस होता है? सर मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा सर, लेकिन हमारे जो युवा कोई है नहीं। वो आपको देखना चाहते हैं, आपकी राय लेना चाहते हैं, आपके मीठे जो शब्द है वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आपको करते हैं। इसे हम थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे आपका, बस दो नहीं तीन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई नहीं। आपके दो तीन प्रश्न आपके विरुद्ध करना चाहेंगे सर। ये सर बता दीजिए कि युवा जो है बहुत ज्यादा आपको समर्थन देते हैं, आपको आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा सफल होते हुए देखना चाहते हैं। सर कभी कब आपको डर लगा हो, क्योंकि हम आपकी वीडियोस भी देखते हैं सोशल मीडिया पर, आपको कभी कभी गालियां भी पड़ती है, लेकिन जो पुण्य का काम करता है समाज में, जो समाज सेवक होता है, तो उनके लिए तो ऐसा होता है। कभी कब आपको डर महसूस हुआ हो कि नहीं, जब मैं ऐसा काम करूंगा, एक्सपोज किसी को करूंगा जो भ्रष्टाचार करता हो, जब आप उनको रंगे हाथों पकड़ते हो, तो सर उसके बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए सर, क्योंकि देख हमारे जो लीजिए, युवा इसमें इसमें दिख रहे हैं, उनका हौसला हम देखिए बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, हर एक रिलीजियस बुक में मैंने सिर्फ अपना होली कुरान ही नहीं पढ़ा है, मैंने ग्रंथ्स भी पढ़ी है, मैंने बाइबल भी पढ़ा है और मैंने भी पढ़ी है। ठीक है, इंग्लिश में इनकी कॉपीज मेरे पास है। मैंने हर एक रिलीजियस टेक्सचर मैंने पढ़ा हुआ है, और हर एक रिलीजन बेस्ट है, लेकिन उसमें हमें गाइडलाइंस है, हमें कैसे रहना है। हर एक रिलीजन में यही लिखा है, जो ऑलमाइटी अल्लाह पाक है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा, कोई भी चीज नहीं, ना आपको कोई जिंदगी दे सकता है, ना आपको कोई मौत दे सकता है। याद रखिएगा, जिस दिन वाह, आपको ये मतलब प्रैक्टिकली आप इसको अपनी लाइफ में उतारेंगे, उस दिन के बाद आप कभी डरेंगे नहीं। और आप हमेशा जब नेक काम करेंगे तो आपको डर किस चीज का है? कल मौत होनी है, आज ही हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अब हम डरते क्यों हैं? हमने ये गलत नहीं किया, सर, हमने नहीं सर, उस नहीं सर, हमारी प्रार्थना है आपको लंबी उम्र का वरदान, और लंबी उम्र हो आपकी सर, आप हजारों साल जियो सर, हमारी ओर से ये सच में प्रार्थना है, दिल से निकल रही है सर। इस समाज को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत महत्वपूर्ण आप कार्य करते हैं समाज में सर, आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है सर, ये हमारी इच्छा है, हम सब युवाओं की इच्छा है सर। आबिद भाई, इसके लिए एक चीज बताऊं, ऐड करूं, ताकि यूथ भी देख रहा है ना, ये जो कहते जी हैं ना लंबी मतलब दुआएं, लंबी उम्र की दुआएं पेरेंट्स करते हैं ना, आबिद भाई, वो एक्चुअली पता है क्या है? जितनी अल्लाह पाक ने हमारी लाइफ रखी है उतनी ही है। अब लंबी उम्र की दुआ का मीनिंग क्या होता है? वो होता है जब हम सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं 3-4 बजे, नमाज पढ़ते हैं, फिर हम तैयार होते हैं और निकल पड़ते हैं हम अपने अपने जुद्दजाहद में। जैसे मुझे सोशल एक्टिविज्म करना है, किसी को और कोई काम, जब हम अर्ली निकलते हैं, हमारा दिन कितना बड़ा होता है शाम तक, बहुत बड़ा। जब हम ये पैदा होने से लेके मरने तक करते हैं तो हमारी 3-4 जिंदगियां हो जाती है। अब हमारे जो यूथ है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं,
यही है दुआ लंबी उम्र की। बाकी आपकी एज ईयर्स नहीं बढ़ेंगी, यही बढ़ेगी जब आप अर्ली उठोगे। हम भी रिक्वेस्ट करता हूं यूथ से कि आप सुबह फजर में उठिए और फिर नमाज पढ़िए, उसके बाद दिन स्टार्ट कीजिए, फिर दोबारा मत सोइए। आप खुद देख लीजिए आपकी जवानी जो है, आपका जो लाइफ पीरियड है, ये बहुत बढ़ जाएगा, आप बहुत काम वाह करोगे। वाह वाह, विचार विचार हो तो ऐसे सर, विचार होता है, सोच हो तो सर आपकी जैसी सर। सर अंतिम प्रश्न से मेरा एक प्रश्न जाएगा आपके विरुद्ध सर। ये बता दीजिए सर, जो आज के जो पत्रकार है ना सर, पत्रकार जो है सर, जी जी। आजकल के समय में पत्रकार तो आपको हर किसी जगह में मिलेंगे सर, हर किसी क्षेत्र में आपको मिलेंगे। लेकिन वो पत्रकारिता आज उस प्रकार से हमें देखने को नहीं मिलती है सर। सच बताऊं तो अपने दिल से ये शब्द बोल रहा हूं सर। जिस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं सर, आप जो सेवा कर रहे हैं समाज की, उस प्रकार की पत्रकारिता आज हमें देखने को नहीं मिल रही है सर। जिस प्रकार की आप यहाँ भांडे आप फोड़ते हो, लेकिन मैं भी एक छोटा मोटा सा जर्नलिस्ट हूँ। शुरुआत है मेरी, इंशाल्लाह मैं बहुत कुछ कार्य करूंगा, क्योंकि आप जैसे जब सोशल एक्टिविस्ट के कार्य को देखकर तो मेरा भी मनोबल बढ़ जाता है सर। आजकल के पत्रकार, चाहे वरिष्ठ हो चाहे जूनियर्स हो, उनके लिए क्या आप संदेश छोड़ना चाहोगे सर? जाते जाते सर क्या कहना चाहोगे सर? उनको क्या करना चाहिए आगे जाकर अपने जीवन में, देखिए यदि वो कोई भी देखिए, उनका प्रोफेशन भी अपनाते हैं? कसूर नहीं है, उनका कसूर जी नहीं सर। है। मैं नहीं ठहराता हूं उनको कसूरवार, क्योंकि मैं जेल में था तो मुझे अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट मिले। इवन आसिफ भाई मुझे मिले, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट जो बेखौफ लिखते थे, सिस्टम के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, हर एक चीज लिखते थे। लेकिन बेचारे वो सब अंदर है। क्यों? क्योंकि जो ये गुंडे हैं ना, जो ये लैंड ग्रैबर्स है, या जिनको गुंडे कहेंगे, ठग कहेंगे, उनको सिस्टम से क्या होता है, उनको सिस्टम से बनती है। सिस्टम से क्यों बनती है? वो गिफ्ट्स दे देते हैं ऑफिशियल्स को, और उनके खिलाफ जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनके खिलाफ एक प्रोजेक्ट बना लिया कि ये गलत लिखता है, ये करता है, और उनको उन इनोसेंट जर्नलिस्ट को जेलों सलाखों के पीछे डाला। इवन कानून है, इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन उनको मतलब आजाद करेगा एक दिन इंशाल्लाह, लेकिन टाइम लगेगा। उसकी वजह से बहुत सारे जर्नलिस्ट बेचारे खौफ खाए हुए हैं, वो बात करने के लिए लाए मतलब उसमें नहीं है। अब चंद लोग फिर सोचते हैं चलो जिंदगी चल रही है, अगर कोई 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 200 रुपया चल रही है, मैं खामोशी रहूंगा। इंशाल्लाह वक्त आएगा, 3-4 महीने के बाद आप खुद देख लीजिए, इंशाल्लाह हर एक जर्नलिस्ट है ना, सीना छोड़ के ओपनली करप्शन के खिलाफ लिखेगा। ये मेरी गारंटी है आपको। जी सर, जी सर, आपने जो कहा ना, बहुत अच्छे आपके विचार है सर। अब अंतिम प्रश्न जाएगा सर। मैंने आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया सर। कोई नहीं, कोई नहीं। आपके रिडार में अब कौन से विभाग है सर? आपके रिडार में जहां पे आप स्कैम्स को यहाँ नष्ट करना चाहोगे सर, आपके रिडार में भी कौन कौन से विभाग है सर? वो देखिए बता दीजिएगा 15 सर। से मैं शुरुआत कर रहा हूं एक सीरीज की, कम से कम 1 हफ्ता चलेगा, जो ये प्राइवेट स्कूल का माफिया है। मुझे अभी भी इनपुट्स थे, आज भी इनपुट्स थे बहुत सारे, कि ये कैसे लोगों को ले आते हैं, फिर एडमिशन फीस 50-50 हजार कैसे हर एक स्कूल में। मुझे हर एक चीज है। मैं ये माफिया इंशाल्लाह कमिंग वीक में ओपन करूंगा, और एक एक स्कूल को नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर बाकी मैं तो एक्सपोज करूंगा। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल से, चाहे सीआईडी के हो चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स के हैं, ऑनेस्ट कॉप से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना मैं आप लोगों को मटेरियल अवेल कराऊं, और एविडेंस के साथ उस स्कूल पे आप ताला चढ़ाते जाइए। जी सर, ये बता दीजिएगा सर, सरकार की ओर से आपको कितना ज्यादा समर्थन, सपोर्ट आपको मिल रहा है सर? उसमें आपको ये भी हमें एक दफा, एक सर रुक लीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूँ सर। एक दफा हमें सुनने को मिला था कि माननीय उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारे राज्य के, तो सुनने में आया था कि वह आपके प्रदर्शन को देखकर, वह आपके कार्य को देखकर उन्होंने बहुत ज्यादा प्रशंसा आपकी की थी सर। कहाँ तक ये सही है सर? कितना ज्यादा समर्थन आपको सरकार की ओर से मिल रहा है सर? देखिए मैं टू बी ऑनेस्टली एक चीज कहूं, लोग मुझे सल्यूट करते हैं ना, लेकिन मैं डीजीपी साहब को सल्यूट करता हूं ऑनेस्टली। मेरे डीजीपी साहब बहुत अच्छे हैं। मैंने आज तक उतना ऑनेस्ट ऑफिसर कोई नहीं देखा। मेरी तरफ से उनको सल्यूट, क्योंकि और उन जैसे ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भी ऑफिसर्स हैं। चाहे मैं कुलगाम की बात करूं, मेरे एसएसपी साहब इतने ऑनेस्ट है, जब से वो आए हैं ना,
हमारा ड्रग का मैनेज खत्म, ड्रग माफिया जितना था उनके चैप्टर क्लोज, वो सब जेल में है। मैं उनको सल्यूट करता हूं। और ऐसे ही हमारे अनंतनाग में भी ऑनेस्ट ऑफिसर्स है पुलिस डिपार्टमेंट के, सीआईडी के, मैं उन सबों को सल्यूट करता हूं। मुझे सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट अभी तक मिलता है वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट से मिलता है, सीआईडी से मिलता है और बाकी एजेंसी से मिलता है। उनका मैं शुक्रगुजार हूं क्योंकि उनमें ऑनेस्ट ऑफिसर्स है, उनको मैं सल्यूट करता हूं। जो मेरा जितना भी मतलब जो भी मैं हाईलाइट चीजें करता हूं फिर उसके बाद वो फॉलो अप करते हैं और वो उस चीज पे काम करते हैं और वो इरेडिकेट करना चाहते हैं यहाँ करप्शन। जी सर। सर मनोकामनाएं हमारी बहुत ज्यादा आपके साथ है, हमारे युवाओं की पीढ़ाओं की बहुत ज्यादा मनोकामनाएं आपके साथ है सर। यह हर किसी विभाग की बात करते हैं। यदि मैं एक चिट्ठा मैंने तैयार करके रखा था सर, इतने प्रश्न है सर, 11-12 बजे तक हमारा जो डिबेट है सर वो नष्ट नहीं होगा सर। इतने मेरे प्रश्न के तैयार चिट्ठा लिस्ट मैंने तैयार करके रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर रात भी बीत जाएगी, यहाँ जो प्रश्न है वो समाप्त नहीं होंगे सर। सर हर किसी विभाग की बात करते हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, R&B विभाग की बात करते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट यहाँ विभाग की बात करते हैं, अन्य विभागों की बात करें, फॉरेस्ट विभाग की बात करते हैं, तो मुझे लगता है मेरी ओर से सर मैं तो ऐसे समझूंगा कि ऐसी मिसाल है कि सूर्य के सामने एक क्षमा का हम प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटी छोटी जो कंकर है वो कभी कभार पत्थर का सहयोग देती है सर। मेरी ओर से एक छोटी सी एक आशंका रहेगी सर, हर किसी विभाग में तो भ्रष्टाचार होता है सर, ये तो हम मानेंगे। हाँ, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है सर, इतना अंतर होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर किसी विभाग में हमें आगे जाकर जीवन में बहुत ज्यादा ऐसे स्कैम्स फोड़ते हुए नजर आने चाहिए आपकी ओर से सर, क्योंकि एक ही विभाग में तो मेरे रडार पे अगर आपने पोस्ट भी देखी होगी, मेरे रडार पे 3 डिपार्टमेंट्स, क्योंकि आज मैं कुलगाम, चवलगाम, नेहामा से लेके चवलगाम तक पूरे एरिया घूमा। मेरे रडार में 3, आप कमिंग विद इन 15 डेज में आप बहुत बड़ा खुलासा देखेंगे 3 डिपार्टमेंट्स का। और छोटी मछलियां नहीं है, बहुत बड़े बड़ी मछलियां सर। जी सर, जी सर, इंशाल्लाह हमारी मनोकामना, हमारी प्रार्थना है आपके साथ है सर। हमारी इच्छा थी कि आगे बढ़ाए इस कार्यक्रम को, लेकिन नहीं बढ़ा सकते सर, क्योंकि आपका जो समय हमारे लिए था वो हमसे समझे कि सौभाग्य हमारे लिए, आपने जो कीमती समय, अनमोल समय हमारे साथ बिताया सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सर, वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम कहेंगे कि हम बहुत ज्यादा समर्थन आपको देंगे, आगे जाकर भी सर आप अच्छे अच्छे कार्य करते रहो और समाज सेवका बनते रहो। हम भी आपके समर्थन में उतरे, हमारी ये भी कल्पना है, तो हम भी ये आशाएं लगाएंगे कि आपके जैसे हम भी बने। इंशाल्लाह हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ फिर से किसी और समय में आपके साथ फिर से मिलन होगा सर। तो हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत बहुत सर। थैंक यू, शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, खुदा हाफिज़।